नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे एक बड़े मीडिया स्कैंडल की। और मीडिया स्कैंडल पे बात करने के लिए हर्ष कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है, तो मैं स्वागत कर रहा हूँ हर्ष कुमार जी का। हर्ष कुमार जी, जी। जी, जी सर। नमस्कार। सबसे पहले तो बधाई आपको शानदार आयोजन के लिए। देखिए, मैं तो पहली बार गया, मुझे पता नहीं है कि पिछले सालों में कैसा रहा कार्यक्रम। मुझे तो बहुत पसंद आया। और आपने कहा ना मीडिया वाला, तो ये हमारा मीडिया वाला कुछ ऐसा बन चुका है कि हम जो है वहाँ शायद इसीलिए ज़्यादा लोकप्रिय थे कि जी। साहब हमने जो है ये अपना स्पेशलाइजेशन बना लिया है इस वाले फील्ड में, इस वाले सेक्टर में। तो सबका वहाँ मंच से भी लोग डिमांड कर रहे थे कि वो आशुतोष और राजदीप सरदेसाई पे बोलो। वहां से अच्छा। डिमांड हो गया। हाँ, जी तो साहब ये ये है। एडिटर्स गिल्ड जो है, ये महेश लंगा के समर्थन में उतर आया है। और दी हिंदू की एक्स चेयरपर्सन और प्रेजेंट डायरेक्टर मालिनी पार्थसारथी, वो उन्होंने एडिटर्स क्रिटिसाइज कर दिया गिल्ड इसको। की आलोचना कर रही है इस बात के लिए। ये क्या मीडिया का जो ये सेक्शन है, पंचमक्कार वाला, आपस में ही झगड़ा क्यों कर रहे हैं साहब? सर देखिए, उनके उनके बारे में तो छोड़ दीजिए। जो मैडम है, उनका क्या नाम था, मैं नाम भूल गया इनका। मालिनी जी। ये है, जी जी जी, मालिनी जी, मालिनी पार्थसारथी। हम्म। इनके बारे में तो मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन मैं जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें पहले ये बता दूं तो मैं कि एक ये, बात बताऊं, मालिनी पार्थसारथी वैसे वो भी पूरी लेफ्टिस्ट है, हाँ, लेकिन वो वो एन राम खटपट से हो गए कम उनमें। लेफ्टिस्ट है। एन राम हाँ से कम है। सर, ऐसा भी तो होता है और ना कि आप एक जब एक ही ये संस्था। हुआ करती थी, जब ये जी चेयरपर्सन थी, एडिटर थी उसकी हिंदू की, तब इन्होंने सिद्धार्थ वरदराजन को दी हिंदू से भगाया था। तो इसलिए कम से कम एक काम अच्छा किया था इन्होंने, तो वो उसका क्रेडिट इनको जाना चाहिए। अब ये दूसरा काम इन्होंने अच्छा कर दिया है। सिद्धार्थ वरदराजन दो दो साल के लिए रहे थे। वो तो जब एन राम जो है वो चेयरमैन बने उसके बाद शायद सिद्धार्थ वरदराजन 2 साल के लिए रहे थे। नहीं, मालनी देखिए नहीं सर, हटाया था। अच्छा, देखिए सर, ऐसा होता है ना, आप एक ही संस्थान में काम कर रहे हैं और एक ही संस्थान में काम करने वाले किसी एक व्यक्ति विशेष को आपने खुली छूट दे रखी है। खूब माल कमाओ, खूब मौज मस्ती करो, कुछ भी खबर अपनी छपवा लो, किसी को भी ब्लैकमेल कर लो। तो फिर संस्थान के जो बाकी एम्प्लॉयज होते हैं, बाकी जो लोग होते हैं, उनमें एक असहज स्थिति उत्पन्न होती है कि यार किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि ये आदमी क्या काम कर रहा है। अभी ये जो बताइए, जो महेश लांगा जिसकी आप बात कर रहे हो, 9 लाख रुपए सालाना सैलरी है इसकी। ये ब्यूरो चीफ है गुजरात का। मियाँ हाँ। बीवी की मिला के 15 लाख, यानी कि 1 लाख महीने का एवरेज आता है। तो साहब आप हम्म। बताइए कि इतनी लग्जरी लाइफ आदमी जो जी रहा है, कि दुबई घूम रहा है, जहां भी जाता है 5 स्टार में रुकता है, बिजनेस क्लास में सफर कर रहा है, तो सर अरे, लोगों में एक असहज पिछले स्थिति साल का उत्पन्न मैं होती है। आपको एक फिगर देता हूँ। जी इसने 99 दिन, पिछले वर्ष में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 99 डेज इसने 5 स्टार के स्वीट्स में गुजारे हैं। स्वीट्स बिल्कुल। में, जी नॉर्मल जी। कमरे में नहीं। हाँ और 5 स्टार के स्वीट जो है, वो कहीं भी छोटे से, और वो भी स्वीट्स किसके, ताज के स्वीट्स। ताज का प्रेसिडेंशियल स्वीट जो है 5 लाख का आता है। और नॉर्मल स्वीट भी है, किसी भी छोटे मोटे 5 स्टार डेढ़ में दो भी। लाख से कम नहीं है सर। अब मतलब आप ये मान लीजिए एवरेज 1 लाख मान लीजिए। हाँ, वो तो बहुत हल्के वाला है। 1.5-2 लाख तो है आपका आप वो वो जो। कहिए कि साहब 1 डेढ़ करोड़ तो केवल इन्होंने होटल्स में, स्वीट्स में गुजार दिए। और उसके बताइए, अलावा जो बिजनेस क्लास ट्रैवल है, और जो दुबई में अन्य शॉपिंग। जी खातिरदारी है, और जो झगड़ा हुआ, जो आपकी जो तीसरी एफआईआर हुई है, अभी 3 एफआईआर है उनके खिलाफ। हाँ जो हाँ। तीसरी एफआईआर हुई है, वो ये हुई है कि कोई वहाँ पे आपका जेड करके कोई वहाँ पे होटल है, वहाँ पर इनकी बर्थडे पार्टी कराएगी। और किसी से, जिससे इन्होंने पैसे उसके दिलवाया, उसका बिल दिलवाया, उसने कंप्लेंट की है कि साहब मेरे से एक्सटॉर्शन किया गया और हाँ, मेरे से पहले बर्थडे का 6 लाख रुपए वो का करवाया। बिल पेमेंट करवाया गया उससे। 6 लाख रुपए का, इसकी बीवी का, जो लांगा है इसकी बीवी का। वो कोई गुजरात का ही कारोबारी है, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता है, शाह ही है उसका नाम, भी नाम भूल रहा हूँ हुँ, मैं, क्या नाम है हुँ। उसका। उसने दरअसल इसमें इसमें ना है ना संजय जी, एडिटर्स गिल्ड पे बाद में आएंगे। पहले इसमें देखिए, इसमें चक्कर इसमें समझना पड़ेगा कि इसमें कहानी कहां से शुरू हुई। द हिंदू को ये कहा जाता है कि ये खोजी पत्रकारिता का बहुत बड़ा अखबार है।
जिसका चेयरमैन खुद इन्वॉल्व हो गया कि साहब राफेल की डील में ये हुआ, फलाना हुआ, पता नहीं कहां से झूठे सच्चे अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स ले आए और उनके आधार पर क्या क्या हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था। आपको तो पता ही है सारा का सारा। आप ये समझिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। भाई आप एडिटर तो रहे नहीं, अब आप ग्रुप के चेयरमैन, एक तरह से आप मालिक हैं। जो कस्तूरी पब्लिकेशन क्या है इनका, द हिंदू वालों का, आप उसके मालिकान में शामिल हो गए और आप इतना पर्सनलाइज किसी भी चीज को ले रहे हैं कि साहब नहीं, सरकार के खिलाफ जो राफेल वाला मामला है उसमें हम ये छापेंगे वो छापेंगे। तो आप इससे सोच सकते हैं अपनी मानसिकता। और यहां जो ये मामला महेश लांगा वाला जो शुरू हुआ है, ये एक मामूली से जीएसटी के केस से शुरू हुआ। आपको तो पता हाँ, ही है। हाँ, तैयार इसमें जीएसटी की हाँ। हुई के हिसाब से, ये जीएसटी में जो है वो क्या कहते हैं उसे, वो कौन सा टैक्स बचाते हैं, मैं उसको नोट कर रहा था। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, उसका फायदा उठाने के लिए इन्होंने 10-12 कंपनियां बना रखी थी। मतलब कोई सर्विस नहीं आई, कुछ 10-12 खरीदारी नहीं नहीं। साहब, 200 से ज्यादा कंपनियां बना रखी थी। नहीं, पहली एफआईआर सर 12 कंपनियों की हुई थी, ये 200 अब आई है, जो पीएमएलए वाला केस हुआ तीसरा, उसमें शुरू में 12 कंपनियों की हुई थी, जिसमें ये 9 अक्टूबर को अरेस्ट हुआ। वहां से शुरुआत होती है। और फिर इसके बाद एक मामला वो चला कि साहब जो वो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड है, जहां पे वहां 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 से कहानी शुरू हुई सर, क्योंकि इन्होंने वो वहां से सेकंड कुछ एफआईआर है। हाँ, वो वो सेकंड सेकंड एफआईआर एफआईआर है। है। लेकिन सर कहानी वहां से इसलिए शुरू हुई कि इन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स निकलवाए डिपार्टमेंट से, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड से इन्होंने इसके डॉक्यूमेंट्स निकलवाए कि हमें जो है इसके बारे में खबरें छापनी है। क्योंकि गुजरात के जो 30-40 पोर्ट हैं, उनमें से कुछ का अडानी के पास भी है, जैसे मुंद्रा वगैरह ये पोर्ट है। तो उस तरह की खबर छापने के लिए इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स निकाले थे वहां से। फिर वहां से धीरे धीरे आगे चीजें निकलनी शुरू हुई। फिर पता लगा ये जीएसटी का मामला है। जीएसटी का तो मामला खैर गुजरात पुलिस ने ही दर्ज कर दिया था इनके खिलाफ, जिसमें ये अरेस्ट हुआ। तो वो जो ठीक कह रही है इनकी जो मालिनी पार्थसारथी कह रही है कि भाई ये एडिटर्स गिल्ड शोर किस बात का बना रहा है इन तीनों ही मामलों में। आप देख लीजिए तीनों मामले जो, एक में डॉक्यूमेंट चोरी है, एक में जीएसटी चोरी है, तीसरा पीएमएलए का मामला है, कि तीनों का ही इनके अखबार, पत्रकारिता, रिपोर्टिंग किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एडिटर्स गिल्ड कहीं के लिए भाई नाराजगी जता रहा है इसमें। एनराम खुद कह रहे हैं कि एफआईआर वापस ली जाए, स्वतंत्रता जो है पत्रकारों की खतरे में पड़ गई है। कहां से, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। आपने ऐसा कौन सा काम किया कि आपकी पत्रकारिता पे सवाल उठे हो, आपने किसी के खिलाफ खबर छाप दी हो कि उस मामले में आपकी अरेस्टिंग हुई हो, या आप सरकार के खिलाफ कुछ छाप रहे हैं वहां पे, सरकार आप पे दबाव बना रही है? कुछ है ही नहीं ऐसा। और पहले तो इन्होंने ये भी यहां तक भी कहा, इनके वकील ने जो बयान दिया, कि उन कंपनी से इसका कोई मतलब ही नहीं है। और अब साफ सामने आ गया है कि इनमें ये भी एक कंपनी का जो है वो प्रमोटर है, इसकी बीवी भी है, इसका भाई सिक्योरिटी गार्ड है कहीं पे, उसे भी प्रमोटर बना रखा है किसी कंपनी का। तो सर ये जो है ना, यही लोग कर उसमें था सकते हैं। पहले इसका भाई और कोई और पटेल साहब थे, वो थे। बाद में पटेल साहब को हटा के अपनी बीवी को डाल दिया। उसके भाई को तो पता ही नहीं है कि मैं भी उसका प्रमोटर हूं, इसलिए पुलिस ने कुछ कहा ही नहीं। उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो आपने बताया कि मेरे नाम से ऐसे ऐसे कर रखा है। उसे पुलिस ने अरेस्ट ही नहीं किया कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है, कोई इसके खिलाफ प्रूफ नहीं, कहीं उसने साइन नहीं कर रखे, कुछ नहीं। पता नहीं कैसे कैसे कर रखा है इन्होंने सबने। तो मैं सर ये कह रहा था आपसे, इसमें ये जयराम रमेश ने भी एक बार ये मामला उठाया था, ये जो अडानी वाला था पोर्ट वाला, उस समय से चल रही है ये कहानी। तब उस समय कुछ खबर वबर छापी होगी, नहीं मुझे पता नहीं खबर छापी या नहीं। मैं इसमें आपको एक और खबर बताता हूँ। जी जी। ये जो भी इसने लंगा ने जितने भी मामला इकट्ठा कर रखा था ना, उसकी सबकी कॉपी इसने जय रावण को भेज रखी है। हो सकता है और कि जय वहीं रावण से ने कुछ भी नहीं, जो इतना हल्ला करता है गुजरात सरकार के खिलाफ, अडानी के खिलाफ और जितने भी लोगों के खिलाफ इसने सबूत इकट्ठे किए थे, इसके प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि भाई तूने सबूत इकट्ठे किए तो कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी चलाई क्यों नहीं? लेके क्यों बैठा रहा? ये सर यही तो डॉक्यूमेंट चोरी है। डॉक्यूमेंट चोरी तो यहीं तो हुई है। इसमें तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मिले हुए होंगे इसके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें आईएएस, बिल्कुल आईपीएस अफसरों का नाम आ रहा है। बिल्कुल। आप एक ऐसे फाइल्स अगर आप निकलवा लेते हैं कहीं से भी, तो सर वो विभागीय मिली भगत के बिना तो संभव ही नहीं है। आप तो जानते हैं सरकारी सिस्टम में कैसे होता है सारा काम। जब तक आपको कोई अंदर भेदी नहीं मिलेगा, आप इस तरह से डॉक्यूमेंट्स कैसे निकाल लेंगे? और पत्रकारों का तो काम है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, वो अधिकारी या फिर जो छोटे से लेवल का कोई बाबू टाइप का आदमी होता है, उसे पकड़ते हैं कि भाई कुछ नहीं तो हमें उन 4 पन्नों की फोटोस्टेट दे दे, उसी से काम हो जाएगा। तो उसके बिना तो संभव ही नहीं है।
मिली भगत के बिना। ये मामला और बड़ा होने वाला है संजय जी। और आज अब मुझे पता लगा कि एडिटर्स गिल्ड से जुड़े हुए सारे लोगों की असली पीड़ा क्या है। सर आप जी। एक बताइए, लोग सुधीर चौधरी को बदनाम करते हैं, वो तो मुन्नी ऐसे ही हाँ। बदनाम है सुधीर चौधरी तो। सर सुधीर चौधरी ने तो अपने मालिक की फर्माबरदारी में नवीन जिंदल को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी थी कि भाई उससे 200 करोड़ रुपए का माल उतार लेंगे। ठीक है सर, कांग्रेस की सरकार थी, नवीन जिंदल के हाथ ऊपर तक थे, उसने स्टिंग कराया, फंसा दिया सुधीर चौधरी को। सुधीर चौधरी उस समय भी पत्रकार था सर, आज भी पत्रकार है। सुधीर चौधरी की कोई इतनी हैसियत नहीं है कि किसी एक आदमी को किसी को टिकट दिलवा दे या कुछ ऐसा करा दे कि उसने पत्रकारिता से कोई ऐसा लाभ उठा लिया हो। और जिनके मैं सर आपको नाम बता रहा हूं अभी, देखिए मैंने बहुत दिनों के बाद मैंने इसकी लिस्ट निकाली एडिटर्स गिल्ड की। इसमें कौन कौन लोग हैं सर? सबसे ऊपर तो अपने वही है मेरे प्रिय आशुतोष महाराज, इसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सत्य एग्जीक्यूटिव न्यूज कमेटी में, वाले। लेकिन अध्यक्ष तो कैरवान का एडिटर है ना, ऐसा? अध्यक्ष कारवान वाले हैं, अध्यक्ष कारवान वाले हैं। लेकिन सर नाम तो सुनिए ना, आप क्रोनोलॉजी खुद समझ जाएंगे ना, ये कहानी इनकी क्या चलती है। अयाज मेमन है इसमें, ठीक है साहब। इसमें निर्मल पाठक हैं पीटीआई वाले, ये पहले अमर उजाला में हुआ करते थे और ये आजकल पीटीआई में है। वैसे पीटीआई के एडिटर इन चीफ विजय जोशी हैं, जो कहीं विदेश से बाहर से आए थे, राइटर्स वगैरह में थे, वहां से आए थे। और पीटीआई सर इसे लेकर सबसे पॉजिटिव खबर चला रही है। जितने भी एडिटर्स गिल्ड के प्रेस नोट हैं, जितने भी ये वुमेन्स कौन सा क्लब होता है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, फलाना ढिमकाना, सबके प्रेस नोट पीटीआई से जारी होती है। और मैं सर बार बार अपने चैनल पे ये कहता रहा हूं, जितने भी मैंने मीडिया से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, मैं अपने हमारे देश के, पता नहीं है सूचना प्रसारण मंत्री इस समय कोई है या नहीं, मुझे तो पता नहीं है इस समय कौन है इस देश में सूचना प्रसारण मंत्री, कि साहब सूचना प्रसारण मंत्रालय देखता क्या है। पीटीआई जैसी जो संस्था है वो सर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बनी हुई है। आप दिन में देख लीजिए, अगर 20 ट्वीट आते हैं ना पीटीआई के, उनमें से 10 ट्वीट होते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के। किस तरह का इन्होंने अपना नेटवर्क और अपनी घुसपैठ बनाई हुई है। और सुन लीजिए, फॉर्मर एडिटर जनसत्ता ओम थानवी, एडिटर इन हाँ, चीफ ओम थानवी तो भैया दुनिया का सबसे बड़ा कांग्रेसी है। भारत जोड़ो यात्रा में कंधे से कंधा मिला के चला राहुल गांधी के। हाँ, बिल्कुल दूसरों को बिल्कुल। ये सर दूसरों को गोदी मीडिया बताते हैं। और सुनिए, राघव पहल, द क्विंट वाले, क्विंट जिन पे वाले, कितनी क्विंट वाले। कितनी रेड पड़ी हुई है। और सर और सुनिए इसमें आलोक मेहता जी, आउटलुक वाले पूर्व एडिटर, ये सब लोग हैं इसमें। दिल्ली का जो आजकल तो एक है न्यूट्रल है वो आलोक जी। सर, ऐसा होता है ना कि जब कहीं चलती नहीं है ना किसी की, तो आदमी सर वो न्यूट्रल हो जाता हम्म। है ये ना। सेक्रेटरी कौन है इसके? इसके सेक्रेटरी हैं सर रूबेन बनर्जी। ये पता नहीं अच्छा, कौन से ये उसके, कौन? मैं नहीं जानता इन्हों, लेकिन हम्म, प्रेसिडेंट तो इनके अनंतनाथ हैं। और सुनिए सर, इसके पास्ट प्रेसिडेंट्स के बारे में सुनिए आप, देखिए जो आप जान जाएंगे। सीमा मुस्तफा, एडिटर हाँ इन जी। चीफ सिटीजन वाली, ठीक है साहब। शेखर गुप्ता, एडिटर इन चीफ द प्रिंट। एन रवि, फॉर्मर एडिटर इन चीफ द हिंदू। रामोजी राव तो बेचारे दुनिया में नहीं रहे, ईटीवी वाले। राजदीप सरदेसाई, आप तो बता ही रहे थे, एडिटर हम्म, इसके वो हम्म, रहे हैं प्रेसिडेंट के। हम्म। आप मतलब सर क्रोनोलॉजी तो देखिए ना, इसमें कहीं नजर आता है क्या आपको कि सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, ये क्या अर्नब गोस्वामी एडिटर नहीं है सर, चैनल का मालिक है अर्नब गोस्वामी। अरे साहब, एडिटर तो हम और आप भी हैं। हाँ सर बिल्कुल, हम भी एडिटर इन चीफ हैं हर्ष की बात लाइव के। और इसमें सर, इसमें तो देखे ना, डमडम डिगा टाइम्स के भी कई हैं यहाँ पे। एक नहीं, देखिए संजय, कई सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं इसमें। आप ये बताइए ना सर, खबर लहरिया की कविता देवी है एडिटर इन चीफ, खबर लहरिया। मैं तो सुना भी नहीं सर, ये क्या है ये यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, कहाँ का है ये साहब। और एक देखिए हार्ड न्यूज, खबर लहरिया, आवाज साउथ, पता नहीं सर क्या क्या। चलिए मलयाला मनोरमा वगैरह, ये तो बड़े वो हैं जिनके हैं, मतलब इंडियन करंट्स, पता नहीं अजीब अजीब नाम है सर जिनके, मैंने तो कभी ये नाम ही नहीं, ये क्या काम करते हैं। इन लोगों को इसमें मौका मिलता है। हम लोग सर चाहे ना, दिल्ली में मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला है, हम लोग चाहे तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की मेंबरशिप नहीं ले सकते। कई साल से कोशिश कर रहा हूं सर लेने की, सारे वामपंथियों का कब्जा है।
पहले ही देख लेते हैं कि इसे देनी कि नहीं, वो मीटिंग बैठाते हैं, पता नहीं बैठाते हैं कि नहीं, और इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट उनके उनके रहमो करम पर है कि जिसे वो मंजूर करेंगे वही। चेक आप फीस जमा करो, चाहे आप 1 लाख रुपए फीस भर दो, उसकी कोई मतलब नहीं है। पहले ये देखा जाता है कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस विचारधारा से बिलोंग करता है, हमारे बीच में बैठ के दारू पीने लायक है या नहीं, उस हिसाब से की जाती है सर। वहां पे तो कोई घुस ही नहीं सकता उसमें, कैसे बताइए साहब। और बेचारे बदनाम हो जाते हैं कि साहब तो सुधीर जैसे चौधरी दिल्ली गोदी गोल्फ मीदी। क्लब को टेक ओवर किया ना, उसी तरह से इनको भी टेक ओवर कर लेना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, होना चाहिए। मैं ये तो कह रहा हूँ सर, सूचना प्रसारण मंत्रालय का इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि जो ये पत्रकारों की जो बॉडीज बनी हुई है, एडिटर्स गिल्ड, कोई ये सरकारी बॉडी तो है नहीं सर। ये तो भाई 78 वगैरह में बॉडी इनको बनी। कंसेशनल लैंड दे रखी है, इनको सारी सुविधाएं दी हैं सरकार की तरफ से, तब जाके इनका ये प्रेस क्लब हाँ चलता है, और उसमें बिल्कुल ये सर, उसी भेदभाव समय करते से हैं। मंजूरी है इनकी, पहले टाइम से मंजूर कराए हुए हैं। इन लोगों की तो, इनमें से कई लोगों के तो सर जिम खाना की मेंबरशिप है, जिम खाना की मेंबरशिप दिल्ली की कोई लेके दिखाए, करोड़ों रुपए खर्च करने पे भी नहीं मिलती है सर। ये हाल है। ये तो सब, और कोई भी सर कोई भी साधारण, ये नहीं कि कोई भी ग्रेटर नोएडा या नोएडा के या गाजियाबाद के फ्लैट में रहता हो सर, आलीशान बंगलों में रहते हैं सर। इन सब के तो जितने भी हैं जिनके मैंने नाम लिए, इनका तो स्टेटस ही अलग है, लिविंग स्टैंडर्ड ही अलग है सर, सब कुछ। तो ये आम पत्रकार तो है ही नहीं है। कभी अगर कोई उत्तर प्रदेश का या बिहार का कोई पत्रकार पिटता है, उसे पुलिस अरेस्ट करती है, आपने देखा किसी के बारे में उन्होंने चिट्ठी जारी करी? अरे ये जो वो अपना इसका इंडिया टुडे का ही था ना जो पिटा था वहां पे, नहीं नहीं इसका, हाँ इंडिया टुडे का, हाँ हाँ, रोहित जो शर्मा। रोहित शर्मा रोहित जो शर्मा। पिटा था वहां अमेरिका में, राहुल गांधी के उसमें। जिसके जिसके लिए प्रेस क्लब के सामने हमारे अशोक श्रीवास्तव जी ने जाके हाँ प्रदर्शन किया था, हाँ जी। है? उसके लिए हाँ, एडिटर्स गिल्ड ने कुछ नहीं कहा। कोई चिट्ठी नहीं जारी हुई है, इसके लिए चिट्ठी जारी कर रहे हैं। ये तो सर इनका तो एक सेट एजेंडा है, तो आप सबको पता ही है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। हम बार बार कहते हैं कि 2014 के बाद इन लोगों की जो है वो बखत कम हो गई है, सरकारों में दबदबा था। आज आज का कोई पत्रकार सर करके दिखाए कि किसी का मंत्रालय का या पोर्टफोलियो निर्धारित करा दे, जैसे कभी एनडीटीवी वाले सारे कराया करते थे। बताइए, आप करके दिखाइए कि साहब इसे ये पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, इसको ये मिलना चाहिए, नीरा राडियार सब, वो सब पता ही है सर, आपने कहानियां सुनी है। जब ये लोग जाते थे मीटिंग में तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था इन लोगों को। कोई भी बड़ा फंक्शन हो, चाहे वो एट होम हो राष्ट्रपति के घर पे या प्रधानमंत्री की दिवाली की पार्टी हो, सब में इन्हें बाकायदा वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। आज मोदी जी दिवाली की एक छोटी सी पार्टी दे देते हैं पत्रकारों के, तो ये कहते हैं कि ये शर्म की बात है कि पत्रकार नरेंद्र मोदी की मिठाई खाने जा रहे हैं। अरे भाई, दिवाली मना रहे हैं, खुशी में सब पत्रकार। हाँ बताइए सर, बताते हैं शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी मिठाई खिला रहे हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचवाने में क्या दिक्कत है? रवीश कुमार तो अखिलेश यादव के साथ सेल्फी खींच के डालता है सोशल मीडिया पे। अब आप ये बताएं साहब कि ये जो महेश लंगा वाला जो मामला है, और जी सर। इसमें जो ईडी आ गई है, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोब शुरू हो गई है, तो इसको लेके हमारे कांग्रेस वाले इतने चिंतित क्यों हैं? सर वो तो कनेक्शन आपने खुद ही स्टेब्लिश कर दिया। जयराम जयराम का जयरावण जो बताया है आपने, इनसे को तो दिक्कत होगी ना सर। इधर सर क्या है कि इन लोगों के सोर्सेज हैं सर, ये डॉक्यूमेंट निकालते हैं और इन्हें दे देते हैं लाके। ये सारे यही करते हैं खोजी पत्रकारिता वाले कि साहब इसे इन्होंने, तो मैं भूल रहा हूं अभी किसी मुद्दे को बात भी हुई थी, और इन्होंने राहुल गांधी को भी इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि आप इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाइए। मैं वो मामला भूल रहा हूँ कौन सा था, इन्हीं से द हिंदू वालों से ही किसी से जुड़ा हुआ कोई मामला था कि राहुल गांधी को डॉक्यूमेंट दिए गए थे कि आप पार्लियामेंट में उठाओ। राफेल के समय भी राहुल गांधी को बहुत इनपुट्स इन लोगों ने दिए थे जब राफेल डील चल रही थी। तो सर ये तो इनके सोर्स हैं, इनके लिए काम करते हैं। खोजी पत्रकारिता की जगह ये तो जो है वो होता है ना, इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह काम करते हैं ना ये लोग। जी। तो अब इससे जो है क्या, गुजरात का किस्सा हो रहा है ये, लेकिन जो इसके विक्टिम्स हैं वो बताए जाते हैं कि साहब कि
करोड़ों रुपए जो हैं वो अडानी ने, अंबानी ने, टाटा ने, सबने इसके ऊपर खर्च किए। क्यों खर्च किए? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भई क्यों खर्च किए? क्योंकि ये इनको ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल लिख दूँगा। अब उनके खिलाफ हालाँकि उससे कोई अंतर विशेष पड़ता नहीं, हाँ, उनसे कुछ लेकिन वो अलग तो नहीं। ये कैलकुलेट करते हैं कि यार ये आर्टिकल लिखेगा, फिर हम इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे, उसमें ज़्यादा खर्चा होगा, इससे इसको ही थोड़ा इसके ऊपर ही खर्चा कर दो, चलो यहीं पे दबा दो बात को। वो सर वो नीचे वाले लोगों से करा दिया जाता है ना, दाएँ-बाएँ से कोई खुद नहीं करता है। हुँ, छोटी-मोटी जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी वगैरह वो बताया ना कि उसने 22-23 लाख रुपए का कहीं पे खर्चा उसके बैंक अकाउंट में डाले उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले ने महेश लांघा के अकाउंट में। तो वो दाएँ-बाएँ से कराया जाता है सर। और देखिए दिक्कत क्या है, अडानी, टाटा इन सब के सामने भी सर दिक्कत क्या है कि इनके इनके ऊपर जब इस तरह की कोई भी लांछन आ जाता है कि साहब आप जो है सरकारी संबंधों का या उसका फ़ायदा उठा के आगे बढ़ रहे हैं, तो उनसे स्थिति असहज होती है और ये भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से सरकार असहज हो। अब देखिए ना जैसे उसने शरद पवार ने बयान दे दिया कि साहब वो जो टाटा एयरबेस वाला जो प्रोजेक्ट था, वो महाराष्ट्र से वहाँ शिफ्ट करा दिया मोदी ने। जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने कल बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है पलट के, कि वो इन्होंने हाँ, मोदी जी ने हाँ। शिफ्ट करा दिया वहाँ पे। तो सर उसने तो स्पष्ट कर दिया कि हमारे सामने तो ये शुरू ही नहीं हुआ। जब शरद पवार सेंटर में मिनिस्टर थे उस समय बात शुरू हुई। आप लोगों ने कभी इस पे कोई पहल नहीं की। जिस समय इस पर एमओयू साइन हुआ, उनकी पहली प्रायोरिटी एमओयू वालों की उस समय महाराष्ट्र थी नहीं क्योंकि यहाँ एमपीए की सरकार थी। उन्होंने दो राज्यों को ऑप्शन के लिए चुना था, उत्तर प्रदेश और गुजरात। उन्हें गुजरात में बढ़िया लगा, वो तो गुजरात में ले गया अपना प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। तो सर झूठ का नैरेटिव आप कुछ भी बनाने लगो, इनका खुल के जवाब दिया जाना तो बड़ा आवश्यक है ना सर। शांत होने से कैसे काम चलेगा? अब बताइए ना, एडिटर्स गिल्ड में आज तक रजत शर्मा क्यों नहीं बना अध्यक्ष? है किसी के पास जवाब सर इसका? राजदीप उसको सरदेसाई एडिटर क्यों नहीं बना? मानते होंगे ना? अरे भई कहते होंगे तुम्हारा कोई अखबार तो है नहीं, चैनल है। और चैनल को कहते होंगे कि भई नहीं, नहीं, नहीं तुम तो लेफ्टिस्ट हो, तुम खाली चैनल हो तो क्या हो गया? हाँ, ये भी तो चैनल वाला ही था राजदीप, ये भी तो कभी अखबार में नहीं था सर। जिस समय ये रहा ये भी इंडिया टुडे में था। राज चिंगप्पा जो फॉरेन अफेयर्स वगैरह देखते हैं उसमें इंडिया टुडे में, वो भी रहे हैं इसके तो एडिटर्स हुँ, गिल्ड के प्रेसिडेंट, वो भी रहे हैं इसके। हुँ, सर देख सब जगह सर देखभाल के किया जाता है। अभी इन चीजों पे किसी का ध्यान ही नहीं है। और ये जो कहते हैं ना कि ये जो राइट विंग मीडिया है, फलाना है, गोदी मीडिया है, राइट विंग मीडिया और गोदी मीडिया वालों की तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि सर इन इन चीजों के बारे में कभी सोच भी सके। क्योंकि इनके इनके लिए आपको आवश्यकता होती है सरकारी और सिस्टम के सपोर्ट की, उसके बिना संभव नहीं है। और ये जो सरकार है मोदी जी की, इस सरकार में ऐसा किसी को कोई सपोर्ट नहीं है। हम लोग तो केवल अपना हिंदुत्व वाला जो वो है वो लेके चलते हैं, राष्ट्रवाद, हम लोग तो उसके सारे चल रहे हैं। लेकिन हमें लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई बहुत बड़ी सरकारी पुश बस है या अब कोई, ऐसा कुछ नहीं है सर। अंतर इतना ही है कि भई कि सरकार की तरफ से हमारा विक्टिमाइज़ेशन नहीं है। कांग्रेस होती तो बस, हमारी बैंड बजा रही होती। बस सर। ये है कि हम पे जो है मेहरबानी है थोड़ी-सी कि हम बचे हुए हैं। वरना तो वरना ठीक तो है, जो है हमारे हमारे ऊपर झूठे केसेस नहीं लगाए जा रहे, बस इतना सा है। हाँ, बस इतना सा। ये ठीक है। बिल्कुल क्योंकि सही जब कही सर यहाँ आपने। कांग्रेस सरकार थी, जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, तो मेरे ऊपर झूठे केस लगाए गए थे। अच्छा, क्या सर? आप पे कौन-सा केस? हमें तो याद नहीं है, क्या लगा दिया सर? वही हेट स्पीच, अच्छा, हेट स्पीच वाला। हेट तो स्पीच ये का केस गहलोत तो गहलोत साहब की ठीक है। सरकार, गहलोत साहब की पुलिस ने हाँ, हाँ किया जी था साहब, इसमें? गहलोत साहब के एक एमएलए साहब थे, उन्होंने जाके और पुलिस कमिश्नर के पास बैठ के करवाया था ये काम। हुँ, अब चूँकि मैं स्वयं इस पोज़ीशन पे रहा हुआ हूँ, तो वो सब बता देते हैं। हुँ। कोई सामान्य व्यक्ति हो, तो वो हो सकता है उसको अंदर भी कर दें। मैं बता रहा हूँ ना सर, हकीकत बात है ये। आप ये अच्छा मैं आपको थोड़ा-सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, लोग ये सोचते हैं कि हमें जो है ये बीजेपी वाले कुछ ज़्यादा हमें कोई तवज्जो देते हैं, है ना? मैंने सर मेरी जो किताब आपके यहाँ लॉन्च हुई, मैंने अभी योगी जी से मिलने का समय माँगा कि साहब मैं किताब आपको देना चाहता हूँ। हुँ, अगले 15 दिन का मुझे कार्यक्रम ऐसा बताया गया, 3 दिन तो कुंभ की मीटिंग में रहेंगे, 3 दिन मथुरा में रहेंगे, 3 दिन दिवाली पे अयोध्या में रहेंगे। हुँ, मतलब आप समझिए कि मैंने कहा भाई मुझे 5 मिनट का समय चाहिए, मुझे अयोध्या में ही दिलवा दो, मैं वहीं चला जाके किताब दे दूँगा अपनी। तो समझ हुँ, लीजिए कि साहब उनके जो
मतलब करीबी लोग हैं, मैं खैर उनका नाम क्या लूं यहाँ पे, जो उनके करीबी लोग हैं, हमारी ही बिरादरी से जुड़े हुए लोग हैं, पत्रकारिता से ही आते हैं। हमने उनसे भी कहा कि भाई साहब 10 मिनट का समय हम किताब भेंट करना चाह रहे हैं योगी जी को, तो साहब ये कह दिया क्या कि बहुत बिजी है, नहीं मिल सकते। तो सर हमें तो मतलब जरा सा भी कोई लाभ इसका मिलता ही नहीं है। हम तो क्या कह रहे हैं कि वैसे ही जो ढोल मंजीरे बजा रहे हैं सर इन लोगों के लिए। अरे हम तो हमारे कन्विक्शन का जो काम है, जो हम अपना मिशन मानते हैं वो हम कर रहे हैं, और हाँ स्वांतः सुखाय कर रहे हैं। जो बिल्कुल बिल्कुल, हमें उसमें संतुष्टि तुलसीदास जी ने मिलती है कहा था देखो। ना, हाँ तुलसीदास जी ने आरंभ में ही, बिल्कुल आरंभ में लिख दिया है रामचरितमानस में, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातन होती। मैं हाँ अपने स्वांतः सुखाय, अपने अपने सुख के लिए कर रहा हूँ, मुझे इससे हाँ, कोई मिले या नहीं मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये बिल्कुल आरंभ में ही स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब आप ये देखिए कि आज जो है वो कई लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है कि साहब कि जेडी ने ये किया, कुछ लोग जो हैं वो, आपने देखा होगा, पता नहीं देखा कि नहीं देखा। क्या अरे सर, क्या भैया, हमने बताइए, खुल सरकार के से एक बताइएगा। पैसा नहीं लिया है, बीजेपी सरकार से, बताओ ये सुन लो। सर, नंबर 1 में ऑनलाइन क्राउड फंडिंग सब कुछ चीजें चल रही हैं, सब खुला हुआ है, ओपन है, कितना पैसा आ गया, कितना क्या है, सब कुछ खुला है यहाँ तो। क्योंकि सरकार से पैसा हम जब माँगेंगे तो उसके साथ फिर बहुत सारी जो है वो भी आती हैं, कि साहब ये मत कह देना और वो मत कर देना, ये मत कर देना। हमारा तो यूएसपी ही यही है कि भाई साहब, हम राष्ट्रवादी तो हैं, लेकिन हम किसी पार्टी के अंधभक्त भी नहीं है, पार्टी के मेंबर भी नहीं। हाँ तो सही जहाँ बात। आवश्यकता होगी, वहाँ हम उस पार्टी की भी आलोचना करेंगे। वहां सब खुल के बेबाक बोल रहे थे सर। आनंद रंगनाथन ने तो कहा है कि भैया कि 10 साल तो हो गए आपको मौका दिए हुए, आप फिर इतने समय के बाद जो है वक्त पे अमेंडमेंट क्यों ला रहे हो, एब्रोगेट क्यों नहीं करते हो। आनंद रंगनाथ ने यहीं से शुरू किया था उस दिन, पहले दिन वाले सेशन में। बिल्कुल। तो ये उस तरह से थोड़ी बोल पाते हैं फिर वहां, अगर आप इस तरह की सरकारी दखलंदाजी में रखोगे तो। बिल्कुल सही है सर आपका, तो परफेक्ट है एकदम। अच्छा, अब ये बताइए कि ये अभी-अभी समाचार थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि अशोक वानखेड़े के ऊपर कांग्रेस मुकदमा करने जा रही है। अच्छा, हुँ। ये तो ये तो घोषित प्रवक्ता है कांग्रेस के, अशोक वानखेड़े और आशुतोष, इन पे कैसे मुकदमा हो रहा है? क्या मामला है सर? क्या कह दिया इन्होंने? वही वाली बात, अच्छा केसी वो, वेणुगोपाल। अच्छा 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 अच्छा। असल में क्या है पराग कि सर पराग शर्मा। असल में क्या है कि सर ये लोग बेचारे हरियाणा की जो अप्रत्याशित हार हुई है सर, उससे इतने व्यथित हो गए, इतने व्यथित हो हाँ। गए। इन्हें ये लग रहा था कि जो 4 जून को हमने टेम्पो सेट किया था ना, वो 8 अक्टूबर को धड़ाम हो गया, 4 महीने भी नहीं चला। तो इन्हें निराशा इस बात की हो रही थी। और अब देखिए ना सर, अब इन्हें किस बात का है, अब इन्हें साफ, ये सब लोग ये मान के बैठ बैठ गए हैं कि जो हरियाणा में हुआ वही झारखंड में होने जा रहा है, वो महाराष्ट्र में होने जा रहा है, ये मान के बैठ गए हैं। अजीत अंजुम तो हिमालय में चले गए धोनी रमाने के लिए, उन्होंने तो फोटो डाल दी थी कि मैं तो हिमालय जा रहा हूँ, तो वो तो लौट के नहीं आया, तब से पता नहीं कहाँ है। क्या मैंने तो आजकल कल चल नहीं रहा अजीत क्या अंजुम चल? को, है सर, आजकल अजीत अंजुम के चैनल पे कोई कंटेंट नहीं आ रहा क्या? नहीं कंटेंट आ रही है, वो जो लड़के कुछ लड़के रखे हुए हैं ना मास कम्युनिकेशन वाले, वो सब हाँ। वीडियो बना रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई और फलाना ढिमकाना। अजीत अंजुम का कोई कंटेंट नहीं आ रहा सर, चुनाव आ गया। अजीत अंजुम तो ये कहता है कि मैं तो फील्ड का रिपोर्टर हूँ, वो तो फील्ड में जाके काम करता है। तो भाई जाओ मुंबई, जाओ झारखंड, वीडियो बनाओ ना, एक भी वीडियो नहीं बनाई। और उसने तो उसी दिन कह दिया हरियाणा चुनाव में कि भाई मुझे तो अंदाजा नहीं था कि इस तरह का नतीजा आएगा, मैं माफी मांगता हूं कि मैं, मेरा असेसमेंट गलत था। तो मुझे लगता है कि शायद अजीत अंजुम ने अब ये प्रण किया है कि आज के बाद वो फील्ड रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, हरियाणा चुनाव उनका अंतिम चुनाव क्या बात कर रहे हैं? हमें बहुत था। मुझे दुःख तो होगा। ऐसे ही लग रहा है सर। नहीं सर, अरे हमारा देखिए कंटेंट ना कम हो जाएगा साहब। सर आप हमारा सर क्या मतलब, आप उन्हें रोस्ट करने के चक्कर में हैं। हमारा आपका कंटेंट कम हो जाएगा साहब। उनकी जो है नहीं कंटेंट सर, से कई सारा कंटेंट बनता है। हमारे हमारे लिए तो सर ये भी कंटेंट है। अभी आपके उसमें जेडी समिट में एक महाशय मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हर्ष जी हुँ, ये जो आशुतोष है ना पत्रकार, हुँ, इस हुँ। आशुतोष की आप जो है क्लास लगाओ सर।
ये बड़ा ढुलमुल करता है, ये दोनों तरफ की बजाता है। तो आप इस पे जो है ना, इस पे कुछ वीडियो बनाओ। और देखिए अगले दिन ही हमें मौका मिल गया। ये जो कटेंगे बटेंगे वाला मामला है, उस पे आशुतोष ने ट्वीट कर दिया कि ये एक फांसीवादी सोच है, बटेंगे तो कटेंगे। तो हमने उस पे वीडियो बनाया, हमारा लाखों चला हमारा वीडियो। तो मतलब नंबर बटेंगे तो कटेंगे भी फांसीवादी सोच हो गया। हाँ सर बताइए। मतलब वो क्या कहते हैं कि इंग्लिश में यूनाइटेड वी स्टैंड और डिवाइडेड वी फॉल। सर वही तो है हम्म। ये। हम्म। इंग्लिश में कहें तो वो एक मोटिवेशनल वो है कि आप ऐसी एक प्रेरणा देने वाली आप बात कह रहे हैं। उसी को योगी जी ने अपनी देसी भाषा में कह दिया, तो साहब ये इन्हें लगता है कि ये फांसीवादी सोच है। बताइए सर, आप एक्सप्लेन कीजिए, क्या ये फांसीवादी सोच है? साहब ये तो अनादिकाल से हमारे यहाँ ये बात होती आ रही है। आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होंगी, जिसमें वो एक लकड़हारा है, वो लकड़ियां लाता वो है और कबूतर उड़ते थे जाल उड़ा के सर। लकड़ी का गट्ठा बना देता है, तो लकड़ी नहीं हाँ, तोड़ पाते हैं आप, उनको अलग अलग कर देता है तो आप वो तोड़ टूट देते जाते हैं। हैं। और सर तो वो ये कबूतर तो जाल लेके उड़ते थे, वो बहेलिया बिछा देता था, हाँ, वो भी कबूतर तो इसी जाल का लेके एक। उड़ते थे तो ये तो पूरा जो हमारी लोक कथाओं में तो बिल्कुल रचा बसा हुआ है, तो इसमें कौन सी नई बात है। हाँ, तो बताइए इसे। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि अशोक वानखेड़े और आशुतोष, ये तो घोषित प्रवक्ता है कांग्रेस के। और मेरा मानना है कि अगर अशोक वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज हो रहा है, उनके समर्थन में सर ट्वीट मैं करूंगा, जम के वीडियो बनाऊंगा अशोक वानखेड़े के समर्थन में। और वायदा है आपसे कि अशोक वानखेड़े ने कांग्रेस के समर्थन में क्या क्या कहा है, उन सब की क्लिप कटवाऊंगा और उसको चलाऊंगा। मतलब ये आवश्यक बताइए। है, बताइए। हाँ अगर बताइए। आप अशोक वानखेड़े को, और एक वो नहीं, एक कोई कौन सी लड़की थी जो कांग्रेस बीट की थी, जिसने कोई सवाल पूछ लिया था तो राहुल गांधी ने उसको बीजेपी का प्रवक्ता करार कर दिया था, मौसमी सिंह, मौसमी सिंह, मौसमी सिंह। इंडिया इंडिया टुडे वाली मौसमी सिंह। तो मतलब वो ये चाहते कांग्रेस हैं का। कि बिल्कुल कोई अपनी आवाज ही ना निकाले, और गोदी मीडिया नहीं, दूसरे को कहते हैं। आवाज आवाज निकालो, लेकिन मोदी, अडानी, इन सब के खिलाफ निकालो, अमित शाह, इन सब के खिलाफ करो, हमारे खिलाफ मत करो। ये है सर इन लोगों का। तो हमें कुछ मत करो। हमारे से सवाल पूछोगे तो वो सवाल बीजेपी का है। ये है इनका तो। ऐसे तो चलता नहीं है साहब, मामला तो फिर गड़बड़ हो जाता है फिर बहुत लेकिन ज्यादा। सर ये आपने बड़ी दुखद खबर दे दी हमें अशोक वानखेड़े जी की। मैं उनके प्रति जो है तमाम संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। अशोक वानखेड़े जी तो मुझे क्या अभी। आपको लग रहा है कि ये अभी तक हरियाणा से उबर नहीं पाए? नहीं सर, हरियाणा हरियाणा से तो कोई भी उबर नहीं पा रहा है। मैंने बताया ना आपको कि इतने शॉक्ड हैं कि अजीत अंजुम ने एक वीडियो नहीं बनाया है। चुनाव डिक्लेयर हो चुके, प्रत्याशियों ने नामांकन शुरू कर दिया है। मैं तो बार बार उन्हें चैलेंज करता हूं कि जाओ भाई। मैंने गुजरात के समय भी, राजस्थान के समय भी उन्हें बहुत कहा कि भाई आप वीडियो बनाओ, लेकिन वो वहीं जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि कांग्रेस के लिए कुछ संभव है, कांग्रेस की संभावनाएं हैं। हरियाणा में इसलिए घूमे थे वो, उन्हें लग रहा था कि हुड्डा की लहर है। तमाम जो है हुड्डा, उनका बेटा शैलजा, सब कांग्रेसियों के इंटरव्यू ले लिए थे। ये तो मैं यही तो कहता हूँ सर कि ये दूसरों को गोदी मीडिया कैसे कहते हैं। सबसे ज्यादा तो गोदी में यही बैठे हुए हैं, दूसरे को तो बैठने ही नहीं देते। अब क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या करेंगे हमारे भाई लोग? महाराष्ट्र में अभी तक उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं है भाई लोगों ने। जिस तरह से हरियाणा में हल्ला कर रहे थे कि "ए, हरियाणा तो हमारा ही है, हमारा ही है, हमारा ही है", इस तरह से महाराष्ट्र में भी खुल के आ नहीं पा रहे हैं। देखिए लगता है सर अभी अभी तक महाराष्ट्र। हरियाणा से उभरे नहीं। हाँ सर, महाराष्ट्र के बारे में अभी देखिए थोड़ा सा उतनी क्लियरिटी भी नहीं है। देखिए महाराष्ट्र में हरियाणा में फर्क है। 90 सीट वाली स्टेट में और सर 288 सीट वाली में बड़ा फर्क है। और वहां पे दो ही प्लेयर थे। हरियाणा में तो कांग्रेस और बीजेपी। वहां सर 6 प्लेयर हैं। 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी, और कम से कम 8-10 ऐसे दल हैं जो छोटे छोटे ये इनके वहां पे प्रकाश अंबेडकर, बाकी सब जो है इनके, इनकी भी प्रेजेंस रहती है। तो सर मामला बड़ा पेचीदा है। वहां तो समाजवादी पार्टी भी घुस गई है, असदुद्दीन ओवैसी भी घुसे हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने 5 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, 5 या 6 अपने। तो बड़ा मामला पेचीदा हो गया सर। क्लियर नहीं है इतना सब कुछ कह पाना। तो अगर मान लीजिए कहीं महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ, तो आप मुझे ये प्रेडिक्ट करें कृपया, इसकी जी। भविष्यवाणी करें
कि कौन-कौन अपनी चूड़ियाँ तोड़ेगा? सर अभी तो इनकी चूड़ियाँ टूटी हुई हैं, इन्हें पहनने का समय नहीं मिला, अब दोबारा चूड़ियाँ पहला जो विधवा विलाप है इनका उससे तो बेचारे ये उभरे नहीं। अभी इन्होंने सुहागन का टीका लगाया है, कहाँ सर के दोबारा चिड़िया तोड़ने लगे हैं ये। अब मैं कह तो रहा हूँ कि अजीत अंजुम ये कह के गए थे कि हिमालय की तरफ के मैं वहां जा रहा हूँ, अब मेरा मन वहां जाने का है। उसके बाद से लौटे ही नहीं बेचारे, वीडियो नहीं बना रहे हैं। ऑफिस में उनके लड़के हैं 3-4, वही वीडियो बना रहे हैं सब अपना, इस दाएं बाएं के लॉरेंस बिश्नोई वगैरह पे। तो कुछ है ही नहीं उनके पास। अब देखिए, मुझे तो लगता है कि शायद अभी तो समय है, चूंकि कल ही नामांकन की लास्ट डेट थी। अब मुझे लगता है कि नॉमिनेशन वापस होने के बाद 2 या 3 या 4 तारीख के बाद, दिवाली के बाद, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा चीजें स्पष्ट होंगी, पत्रकारों का फोकस उधर जाएगा, लोगों का, मीडिया का अटेंशन उधर जाएगा। अब तो जाना चाहिए ना, अब तो नॉमिनेशन फाइनल हो गए। आज हाँ, मैं कह रहा स्क्रूटिनी हूँ ना के सर, बाद आज अब स्क्रूटिनी के जाएगा। बाद सिंबल भी फाइनल हो जाएँगे और उसके बाद शुरू होगा सर। 2 दिन बाद विथड्रॉल के बाद तो सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो अब हाँ, तो सर लेकिन फिर विड्रॉल भी के बाद ही होगा। जो अपेक्षित चर्चाएँ, जो गरमा-गरमी, जो उत्साह होना चाहिए था कि बस इस बार तो हम महाराष्ट्र जीत के और पूरी की पूरी भाजपा को मोदी सहित अरब सागर में फेंक देंगे। वो उत्साह दिख ही नहीं रहा। नहीं, वो नहीं है। वो तो हरियाणा ने ठंडा कर दिया। मैं तो बता रहा हूँ आपको कि अशोक वानखेड़े के मुँह से वो जो केसी वेणुगोपाल की गर्लफ्रेंड वाली बात है, वो जो फिसली है जुबान उनकी, वो उसी गम में फिसली है सर, कि वो उन्हें उम्मीद थी कि हरियाणा में सरकार बनेगी और हम सब लोग सेलिब्रेट करेंगे कि 4 जून का जो टेम्पो बना हुआ था, कांग्रेस का और इंडी अलायंस का, वो बरकरार है और हरियाणा के साथ आगे जा रहा है। लेकिन वो इतना बड़ा बैरियर साबित हुआ। देखिए सर, छोटे-छोटे चुनाव के नतीजे कितना प्रभावित कर देते हैं। एक जरा से उससे उत्तर प्रदेश में कैराना का एक बाईपोल हुआ था सर, आपको याद होगा। कैराना का एक बाईपोल हुआ था 2018 में, लोकसभा सीट खाली हुई थी। वहां से जो एमपी थे हुकम सिंह, जिन्होंने कैराना के पलायन पे किताब भी लिखवाई थी एक, तो उनकी डेथ हो गई थी। उस बाईपोल को जीतने के लिए सारे एक हुए थे। उसमें बसपा ने भी कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था, कांग्रेस ने भी कोई नहीं उतारा था, आरएलडी ने कोई नहीं उतारा था, सपा ने कोई नहीं उतारा था। एक कैंडिडेट उतारी गई थी, तबस्सुम बेगम, और आरएलडी के बैनर पर उतारी गई थी और सारे साथ हो गए थे। उसी के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा साथ आए थे। तो सर नैरेटिव ऐसे ऐसे बनता है, जरा सी घटना से बदल जाती है कहानी। हुँ। कि भाई वहां कैराना में हम जीत गए थे सारे एक होके, और अगर एक होके अब लड़ेंगे 2019 का, तो हम सारे के सारे जीत जाएंगे। तो ये नैरेटिव सर जैसे ऊपर जाता है, ऐसे नीचे भी जाता है बुलबुला। ये जो चिल्ला रहे थे सब, हल्ला मचा रहे थे, ये हो गया वो हो गया, हुड्डा की सरकार बन जाएगी, डिपार्टमेंट तक फाइनल किए जा रहे थे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि लिस्ट बनने लगी थी चुनाव से एक दिन पहले, एग्जिट पोल आए जिस दिन के, साहब किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन मंत्री बनेगा, यहाँ तक फाइनल हो गया था सर। बताइए। लेकिन बहुत बुरा हुआ और उसके सबसे बुरा ये हुआ कि उससे कनाडा के भी, यूएस के भी, इनके सबके कैलकुलेशन उल्टे हो गए। और आप ये देखिए कि इनमें से लोग जो हैं वो शेखर गुप्ता जैसे, वो कनाडा और यूएस को डिफेंड कर रहे हैं, बजाय भारत को करने के। शेखर गुप्ता तो सर वो सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि बेपैंदी के लोटे हैं वो तो। कभी कभी तो वो लगते हैं, जैसे आप बता रहे थे ना उनके बारे में, वो जो मैडम थी, तो हिंदू वाली मालिनी जी, उनके बारे में आप बता रहे थे कि वो उतनी नहीं थी। तो शेखर गुप्ता हैं तो अंदर से वही पक्के वामपंथी, लेकिन सर ये क्या है कि थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि इनकी उसमें जो है टाटा टाटा वगैरह ने इन्वेस्ट किया था द प्रिंट में, तो इसका भी थोड़ा सा रहता है कि भाई एक बिजनेसमैन ने आपके यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस बना के रखा जाए। तो वो उसकी कोशिश बीच बीच में करते हैं, लेकिन सर वो अंदर से निकलती नहीं है बात। आत्मा तो वही है ना, दिल से तो वही निकलती है, जब भी निकलेगी हाय निकलेगी। ये देखिए, ये आ गया है ये जी। ट्विटर के ऊपर, ये नोटिस जारी हुआ है अशोक वानखेड़े को, तो ये कंप्लेनेंट हैं इसमें एम रजिता और ये तेलंगाना, और तेलंगाना में एलबी नगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेडचल मल्काजगिरी डिस्ट्रिक्ट।
यहाँ से इनको जारी हुआ है और 17 अक्टूबर को जारी हुआ था। अब इनको अब मिला है बड़े और दिनों के बाद। इनको ये कहा गया है कि 4 नवंबर को इन्हें पेश होना है मजिस्ट्रेट के यहाँ। तो अच्छा, ये कंप्लेन फाइल कर दी गई है साहब। ये इनका वो नया ठिकाना है सर। अभी ये कुछ लोगों के खिलाफ तो कर्नाटक से करवा रहे थे, अब इन्होंने म तेलंगाना से शुरू मेरे करवा दिया खिलाफ है कराया काम। ना कर्नाटक से। हाँ, हाँ, आपके अजीत भारती के खिलाफ, कई लोगों के अजीत खिलाफ भारती के कराया खिलाफ इन्होंने। कराया और वो कराया था ना वो आपके वो जो भीखू मात्रे नाम से जो लिखता है ना विनय नायक, हाँ, हाँ, हाँ। उसको तो अरेस्ट भी कर लिया था। हाँ, अरेस्ट कर लिया था। तो अब ये तेलंगाना से करवा रहे हैं। और ये लेकिन ठीक है। कर्नाटका में इसलिए नहीं करवा रहे कि लेकिन कर्नाटका में जो अशोक वानखेड़े जी को भी जो है इस बात पे अडिग रहना चाहिए कि चलिए साहब, मैं गिरफ्तार होने के लिए हाँ, हाँ, तैयार हूँ। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल मेरा मानना है, मैं झुकना आपको नहीं बता रहा हूँ चाहिए इसमें बिल्कुल भी। कर्नाटका में क्या है कि कर्नाटका में जो जुडिशरी है, वो इस मामले में बड़ी सख्त है। वो इस तरह के जो भी केसेस हो रहे हैं, उसमें तुरंत रिलीफ दे रही है। तो हाँ, इसलिए इन्होंने थोड़ा चेंज किया है। इन्होंने देखा है कि भई कहीं और ये कराओ अब की अच्छा बार तेलंगाना से हाँ, कराते हैं। तो अब की तेलंगाना से करा के देखते हैं कि भई कोई वहाँ पे हो सकता है कि सर हाई कोर्ट इतना सर ये सख्त ना हो। गनीमत ये सर गनीमत है कि कलकत्ता की भी जुडिशरी बहुत बढ़िया है, हाई कोर्ट की। वरना ममता बनर्जी पता नहीं कितनों के खिलाफ करा देती। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई देखिए, ममता मैं बनर्जी बता रहा हूँ कलकत्ता हाई आपको कोर्ट में हमेशा फंसती है। मेरे खिलाफ कलकत्ते में भी केस हुआ है। हम्म, हुँ, और जयपुर में भी हुआ है, कांग्रेस सरकार बेंगलोर में में हुआ। और अब यहाँ बैंगलोर में भी हुआ है। अभी तक हैदराबाद से मैं बचा हुआ हूँ। अब हैदराबाद वालों की नजर तो अशोक वानखेड़े पे है। मैं अशोक अब वानखेड़े जी को आमंत्रित करता हूं, अगले साल वो जेडी समिट में सर आए और हाँ, अपनी अब वो व्यथा वहां पे व्यक्त बिल्कुल करें। अशोक वानखेड़े और भी आपके मित्र देखिए हम तो सबको बुलाते हैं। हमने तो जी शुरू-शुरू जी। में बिल्कुल देखिए, हमने तो एक जो कांग्रेस के थे उनको अपना डायरेक्टर भी रखा। बाद में कांग्रेस ने ही उनका टिकट काट दिया तो वो घबरा के भाग जयपुर गए। वाले वो आपके शर्मा जी। हाँ, वो उन्होंने घबरा के छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई हमको माफ़ करो, छोड़ेंगे हम नहीं रहेंगे। हमारी पार्टी जो है वो कह रही है कि साहब कि आप लोग जो है वो बहुत ही अ, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको टच नहीं किया जाना चाहिए। तो हमने कहा आप क्या सोचते हैं? कि नहीं, नहीं हम तो क्या सोचते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। भाई छोड़ दीजिए अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है। इसी तरह से अब रोमिला थापर को बुलाया था मैंने। अच्छा, मैंने इसको आपके रामचंद्र गुहा को भी बुलाया था मैंने और भी कई ये लोगों नहीं को है, मैंने आमंत्रण दिए। वो ये नहीं नहीं आते, आएंगे। वो नहीं बिल्कुल आएंगे। नहीं आएँगे। वो खुली डिबेट में विश्वास ही नहीं रखते। ये जी। जो तथाकथित वामपंथी हैं, ये खुली डिबेट में नहीं, इनका केवल ये काम है कि अपना नैरेटिव चला दो और उसको फेंक दो और उसके हाँ, ऊपर बहस मत होने दो। हाँ, इनका तो ये है कि सर उसमें हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में ओपेड पेज पे छाप लो लंबे लंबे आर्टिकल, जैसे योगेंद्र यादव हर रोजाना तीसरे दिन लिखता है। और वो क्या है, वो भूल गया मैं उसका, वो राय करके वो अशोक अशोक कौन मेहता है, वो नाम भूल गया मैं उसका। वो लोग वो लिखता रहता है लगातार। तो इन सब लोगों की तो यही है कि हमारी जो पढ़ने वाला वर्ग है, जहां से नैरेटिव बनता है वो तो अखबारों से बनता है। प्रताप भानु एडिट मेहता तो नहीं? हाँ, प्रताप भानु मेहता, वो जो लोग, तो इन लोगों का तो नैरेटिव उसी से ही चलता है कि इंडियन लेकिन एक्सप्रेस में आप एक ये बड़ा भी सा देख आर्टिकल लीजिए, छपे। प्रताप भानु मेहता जो है, यहाँ पर अशोक गहलोत ने एक संस्था बनाई, अच्छा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। हाँ, मैंने उसका देखा है बोर्ड उसका। हाँ, उसका देखा है, मैंने बोर्ड उसकी ऑफ बिल्डिंग भी ट्रस्ट देखी है। उसका बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाया, उसमें अच्छा। प्रताप भानु मेहता को रखा। वो आज भी बना हुआ है। अच्छा। राजस्थान की बीजेपी सरकार को होश नहीं आया। तो सर मैं क्या कह रहा हूं आपसे सर, शुरू से ही मैंने क्या कहा शुरू में कि सूचना प्रसारण मंत्री इस देश में कोई है या नहीं मुझे नहीं पता। वो किस लिए है? नेटफ्लिक्स पे सीरीज बन जाती है, चल जाती है, हल्ला मीडिया वाले बचाते हैं, तब जाके उसको तलब किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, ये सब लोग कर क्या रहे हैं? ये किस मर्ज की दवा है, हमें तो समझ में नहीं आया। 10 साल हो गए ना, इन्होंने पहले सीरियसली लिया। ये चुपचाप जो है ब्रॉडकास्ट बिल का ड्राफ्ट ले आते हैं और फिर अपनी खिल्ली उड़वाते हैं कि उसको वापस ले लिया। ये कल बाम मुंबई हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, फलाना है। इस तरह से आप जो है कोई कमेटी नहीं बना सकती सोशल मीडिया को कि वो अपना कंटेंट पहले हमें दिखाओ।
और सर उसे लागू करने से पहले ही ये इस बात की वाहवाही इन वामपंथियों को दिलवा देते हैं कि देखिए हमने उसका प्रोटेस्ट किया, रवीश कुमार ने वीडियो बनाया और उसे वापस ले लिया। ये काम चल रहा है, किसी की सुनवाई कुछ नहीं है। प्रताप भानु मेहता आज भी हैं, अच्छा उनको ये भी शर्म नहीं आई कि साहब कि हम हमारी सरकार चली गई तो हम रिज़ाइन भी कर दें, वो भी नहीं करते और यहाँ वाले उनको हटाते भी नहीं। सर वो क्यों करेंगे रिजाइन? वो अगर रिजाइन उनसे करवाया जाएगा तो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, फिर उस पर खबरें चलेंगी, स्टोरीज चलेंगी, एडिटर्स गिल्ड और ये सब जो है ये चिट्ठियां लिखेंगे, ऐसी ऐसी कहानियां चलेंगी फिर, और क्या होगा, बहस होंगी उस पर। लेकिन ये तय हो गया आज अंतिम उसमें सर हमारे इस सत्र के कि अगली बार के लिए हम अशोक वानखेड़े जी को आमंत्रित करते हैं और हम और आनंद रंगनाथन उनसे जो है डिबेट करेंगे राउंड टेबल में सर इस विषय पे कि उनका जो इस विषय पे चीर मुझे कांग्रेस लगता है कि हाँ, ये अच्छा एक राउंड टेबल टॉपिक है। तो अब हाँ मैं उनका वानखेड़े जी का कोई आपके पास हो अता-पता तो भेजिए, उनको बुलाते हैं। हाँ सर बिल्कुल, मैं संपर्क करता हूँ, उनका मुझे भी नंबर साहब मिल जाएगा, मेरे एक आप मित्र हैं उनके करीबी हैं, मैं उनसे नंबर लेके देता हूँ और पूछेंगे उनसे उनके आपको कैसा समर्थन लग में रहा है? सर आप भी एक ट्वीट करें, मैं भी एक ट्वीट करता हूँ वानखेड़े जी के समर्थन में। बिल्कुल, तुरंत करते ठीक हैं। चलिए, ठीक आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं और तुरंत अशोक वानखेड़े जी के समर्थन में ट्वीट करते हैं। जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।